I welcome all my lovely students and my dear friends. In our previous video, we have started the third chapter of Democratic Politics, class 9th, that is Constitutional Design, Samvidhan Nirman. Jisme we have started with the story of South Africa, where we have seen that how the white government was exploiting the natives. वहाँ पर जो वाइट यूरोपियंस थे वो लोग शोषण कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, कहाँ के? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर ही. एंड फॉर दैट दे इंट्रोड्यूस्ड अ पॉलिसी नेम्ड अपार्थाइड, मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड स्किन कलर. अब बेटा हम सब जानते हैं कि वेन एवर such kind of things happen, people raise their voice, not initially but finally after crossing a level. जब किसी भी चीज़ की एक्सेस हो जाती है तो लोग उन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं. ऐसा ही दक्षिण अफ्रीका में भी हुआ, साउथ अफ्रीका में भी हुआ. सो लेट्स सी दैट हाउ दिस स्ट्रगल अगेंस्ट apartheid was started and finally this policy, this exploitation came to an end. For this, in 1910, a political party was framed there which was named African National Congress. It was formed in 1910 and its main aim was to establish a non-racial democratic South Africa. 1910 में वहाँ पर एक जो है पॉलिटिकल पार्टी बनी और उसका मेन उद्देश्य क्या था? उसका मेन जो एम था वो ये था कि एक लोकतांत्रिक अफ्रीका का निर्माण करना, जहाँ पर कि एक लोकतांत्रिक सरकार हो एंड जहाँ पर कि नस्ल के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव ना हो. अब नो डाउट कोई भी चीज़, कोई भी काम, कोई स्ट्रगल, स्पेशली सिस्टम को चेंज करना, सोचो कितनी बड़ी बात है. अगर हम आज बात करते हैं कि इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करना है, हमेशा इसके बारे में डिस्कशंस होती हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक. तो इज़ इट पॉसिबल? Yes, it is possible, but of course it will take lots of time. So similar thing happened in South Africa. The movement was intensified in 1950. So जो 1910 में जो है वो पॉलिटिकल पार्टी बनी, उन्होंने स्ट्रगल के अगेंस्ट आवाज़ उठानी शुरू की. बट फाइनली ये जो मूवमेंट था, ये जो आंदोलन था, ये बढ़ा कब, या इस आंदोलन ने ज़ोर कब पकड़ा? इन 1950. और कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां एक से नहीं होती. एक्सप्लॉइट करने वाले कौन थे? वाइट पीपल. पर उन्हीं वाइट पीपल में कुछ अच्छे लोग भी थे who joined this party. Which party? ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. उन्होंने उस पार्टी को ज्वाइन किया. उन्होंने वहाँ के नेटिव्स का साथ दिया कि वो उनको इस सिस्टम को बदलने में हेल्प करेंगे, उनको अवेयर किया उन्होंने. इन 1960 ANC was banned and its leaders were jailed. अब हुआ क्या? जब वाइट गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि ये आंदोलन जो है ये ज़ोर पकड़ता जा रहा है एंड पीपल आर नाउ रेजिंग देयर वॉइस, व्हाट दे डिड, दे ट्राइड टू ऑप्रेस देम. अब उनकी आवाज़ दबाने के लिए हमेशा से क्या होता आया है? उन्होंने अपनी डिक्टेटरशिप अपनाई, वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को बैन कर दिया. ठीक है, उस पार्टी को इन्होंने बैन कर दिया और उसकी जो मेन पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया. एज द प्रोटेस्ट रेज्ड, अब क्या होगा? हम अपने भारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा, कि जब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स एंड रिवोल्यूशनर्स स्ट्रगल कर रहे थे टू गेट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, तो कितनी बार कितने नेताओं को, कितने क्रांतिकारियों को जेल में डाला गया. पर क्या वो आवाज़ दबी? नहीं दबी. लोगों ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया ताकि वो ब्रिटिशर्स को क्या कर सकें? इंडिया से भगा सकें. सो सेम थिंग हैपेंड देयर. उन्होंने पार्टी बैन कर दी, वहाँ के जो मेन लीडर्स थे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया. बट फिर भी क्या हुआ? लोगों ने अपनी आवाज़ बंद नहीं की. लोग और बढ़ चढ़ कर सामने आए बिकॉज नाउ दे वर अवेयर्ड. सोचो 1910 से लोगों को इसके बारे में बताया जा रहा था, तो नाउ पीपल वर अवेयर्ड दैट येस दे आर एक्सप्लॉइटेड, इट्स देयर नेशन एंड दे हैव टू रेज वॉइस टू गेट द इंडिपेंडेंस. एंड व्हेन द प्रोटेस्ट रेज्ड, द वाइट्स रियलाइज्ड दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल. और जैसे जैसे आंदोलन बढ़ने लगा तो वहाँ की जो वाइट गवर्नमेंट थी उनको कहीं ना कहीं समझ में आया कि अब इन लोगों को दबाना उतना आसान नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अब लोग अवेयर हो चुके थे अपने राइट्स के बारे में. ठीक है, अब तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? when the people started raising their voice,
तो जो वाइट रिजाइम मतलब जो श्वेत शासक थे वहाँ के, वाइट यूरोपियंस जो थे, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बदलनी शुरू कर दी। बहुत हार्श पॉलिसीज़ थी, आप देखेंगे उन्होंने मीडिया के ऊपर बैन लगा रखा था, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने पर रोक लगा रखी थी, किसी भी तरह की कम्युनिटी बनाने में, कम्युनिटी मीन्स टू से आप कह सकते हैं यूनियंस बनाने पर जो है उन्होंने रोक लगा रखी थी। तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ चेंज की, उन्होंने लोगों को थोड़ा रिलैक्स करना शुरू कर दिया। अब वो रिलैक्स कैसे किया? उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ पर जो बैन था वो हटा दिया, मीडिया पर जो बैन था वो हटा दिया। सो दे पुट चेंजेस इनटू देयर पॉलिसी। अब ये जो आंदोलन चल रहा था, इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल था दैट वाज ऑफ द नेल्सन मंडेला। सो लेट्स सी how he contributed in the struggle and why his contribution means a lot. He also started a youth African National Congress. जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने भी बहुत छोटी उम्र में ही जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की ही एक उसी के अंडर एक पॉलिटिकल बॉडी को स्टार्ट किया, विच वाज यूथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसके थ्रू उन्होंने लोगों को बहुत अवेयर किया। So let's see how he contributed. First of all, Nelson Mandela was jailed for treason by white government in 1962. अब क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र से ही लोगों को अवेयर करना उन्होंने शुरू कर दिया था, इस आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लेना शुरू कर दिया था। और जब यह आंदोलन जोर पकड़ने लगा, वाइट यूरोपियन started thinking that this person is dangerous for us. He is the one who is awareing the people more and more. ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फाइनली उनको पकड़ के 1962 में जेल में डाल दिया। और किस चीज़ के आरोप में जेल में डाला? ट्रेजन। ट्रेजन मीन्स देशद्रोह। ट्रेजन क्या होता है? देशद्रोह। देशद्रोह के केस में उनको जेल में डाला 1962 में। 2 साल उनके ऊपर केस चला। एंड आफ्टर 2 years व्हेन द स्टेटमेंट केम, 2 साल उनके ऊपर केस चला। 2 साल केस चलने के बाद जब फाइनली नतीजा सुनाया गया तो रिजल्ट क्या रहा? ही एंड 7 others वर इम्प्रिजन फॉर लाइफ टाइम इन 1964। 2 साल के बाद 2 साल तो वो वैसे ही जेल में थे, उनके ऊपर केस चल रहा था, और 1964 में उनको जो है लाइफ टाइम यानी आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई। और इस तरीके से ही स्पेंट 28 years in the most dread South African prison, that is Robben Island. Most dreaded South African prison. आप लोगों ने काले पानी का नाम सुना होगा ना, कि पहले क्या कहते थे, काले पानी की सज़ा दी जाती थी। ठीक है, इंडिया में वो काले पानी की सज़ा कहाँ थी? अंडमान निकोबार आइलैंड पे। ऐसे ही अफ्रीका में भी एक आइलैंड था विच वॉज टोटली कट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नेशन। वहाँ पर जो है वाइट यूरोपियंस ने अपना एक प्रिजन बनाया हुआ था, एंड इट वाज अ काइंड ऑफ हॉरिबल प्लेस, और इसलिए जो है उसको ड्रेडेड प्रिजन बोला गया है। ठीक है, खूंखार जेल आप उसको कह सकते हैं। तो वहाँ पर जो है उनको रखा गया, कुछ साल वहाँ रखा, फिर दूसरी जेल में शिफ्ट किया। तो इस तरीके से नेल्सन मंडेला स्पेंट 28 years ऑफ हिज लाइफ फ्रॉम 1962, और अगर आप 28 years आगे काउंट करेंगे तो इट मीन्स 1990 ही स्पेंट his time in prison. And after 28 years, on Feb 11, 1990, Nelson Mandela was freed. उनको जो है आज़ाद किया गया। और जेल से बाहर आने के बाद वो डरे नहीं, उनके अंदर ये नहीं था कि मैं 28 साल जेल में बिता के आया हूँ तो अब भाई आराम से बैठ जा, अब कुछ पंगा नहीं लेना, कहीं मुझे सरकार दोबारा पकड़ के जेल में डाल दे। नो, he still fought for his nation. He again started his movement. He again gathered the people. और वो struggle movement आगे बढ़ता बढ़ता finally at the midnight of 26 April 1994, the new national flag of Republic South Africa was unfurled, making its independence and democracy in the nation. अब finally हुआ क्या? Finally 26 अप्रैल 1994 की रात को उन्होंने अपना जो न्यू नेशनल फ्लैग जो उन्होंने बनाया था फॉर साउथ अफ्रीका वो फहराया गया, विच वॉज द सिंबल दैट नाउ दे हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक नेशन।
In this way, the apartheid government came to an end. Nelson Mandela, of course, he played a vital role to get the independence for his nation. So he became the first black president of South Africa after the independence. He became the first president of the Democratic South Africa. Now finally what happened? अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गई तो अब क्या करना था? अब एक कानून की ज़रूरत थी, अब देश को आगे बढ़ाना था, संविधान के बारे में उन्होंने सोचा। अब बेटा ये देखो कि यहाँ पर वाइट गवर्नमेंट या वाइट पीपल वो एक्सप्लॉइटेड देम फॉर लॉन्ग टाइम। तो क्या उन लोगों के ऊपर ब्लैक पीपल विश्वास कर सकते थे? नो, बहुत मुश्किल था। और ऐसे ही अब अगर सारा ही संविधान सिर्फ ब्लैक कलर्ड पीपल बनाते तो वहाँ पर जो वाइट पीपल या वाइट यूरोपियंस रहते थे, अब वो भी डरने लगे कि हमने इनके ऊपर इतना अत्याचार किया तो शायद ये हमसे बदला ना ले। पर दोनों के बीच में सुलह हुई, बातचीत हुई, लॉट्स ऑफ डिस्कशन टुक प्लेस एंड फाइनली वाइट्स एंड कलर्ड सेट टुगेदर टू फॉर्म अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ प्रोमिसेस हुई, कुछ डिस्कशंस हुई और उसके बाद दोनों कम्युनिटीज़ ने, दोनों ही रेसेस ने डिसाइड किया कि दे विल फॉर्म अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे बोथ विल वर्क टुगेदर इन पीस एंड हार्मोनी। साथ बैठे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एंड फाइनली they came out with one of the finest constitution of the world after 2 years। 2 साल की मेहनत के बाद 1994 में जो है संविधान वहाँ पर आज़ादी उनको मिली थी और 1996 में जो है वहाँ का संविधान, साउथ अफ्रीका का संविधान बनकर तैयार हुआ। So in this way, the South African Constitution inspires democrats all over the world। संविधान जब अफ्रीका में बना तो उससे बहुत सारी जो उसकी neighboring countries थी and other European and Asian countries also got inspired। A state denounced by the entire world till recently as the most undemocratic one is now seen as model of democracy। सोचो अभी तक जहाँ पर इतना अत्याचार वहाँ के लोगों पर हो रहा था, वो जब उभर कर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में आ सकती है। दिस सिचुएशंस एंड दिस मूवमेंट दैट्स व्हाई इंस्पायर्ड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज विच वर being exploited by the white people all over the world। So students, here our this topic is finished. Now the homework for you to answer me that recently in which country such the similar kind of situation, the situation of apartheid in South Africa. So now at present, in which country similar kind of situation is arising again and people were raising their voice? You have to name that country and comment it in the comment box. Till then, stay safe, stay healthy and keep learning with Sandeep Bihan. Have a good day.